सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद कमल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे हिंदी भाषा का वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ और किसी भी भाषा को जानने से पूर्व हमें उसकी भाषा का जो उद्गम एवं विकास है उसको जान लेना ज़रूरी है कि उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उस पर जो उसकी जो पूर्व की भाषाएं थी उनका कितना प्रभाव पड़ा और जो उसके विदेशों से जो अपनाए गए शब्द हैं, क्योंकि भारत आक्रमण भारत को सामना करना पड़ा था इससे पूर्व, तो उस पर के जो है अनेक बाह्य भाषाओं का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उनको आगत शब्द कहते हैं और जो उत्पन्न हुए उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ये हम उसके वर्गीकरण में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, हम लेकर चलते हैं सीधे आपको जो भाषा का वर्गीकरण है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि हम वर्गीकरण कैसे कैसे कर सकते हैं भाषा का। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है आकृतिमूलक वर्गीकरण है। ठीक है, आकृतिमूलक वर्गीकरण, भाषा का जो वर्गीकरण है दो रूपों में किया जा सकता है, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। ठीक है, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। सबसे इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आकृतिमूलक वर्गीकरण क्या होता है। आकृतिमूलक वर्गीकरण को दो रूपों में विभाजित किया जाता है। जैसे आकृतिमूलक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर देखेंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, पहला है संयोगात्मक। ठीक है, संयोगात्मक वर्गीकरण और वियोगात्मक वर्गीकरण। संयोगात्मक वर्गीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि संयोगात्मक वर्गीकरण क्या होता है। संयोगात्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर संयोग हो, अर्थात जहाँ पर संयोग हो, किसका संयोग हो, जो वाक्य हैं उनमें जो है प्रसर्ग और शब्दों का जहाँ पर संयोग होता है, जहाँ पर शब्द और प्रसर्ग जो है आपस में मिले रहते हैं, वहाँ पे उनको क्या कहते हैं, संयोगात्मक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, वो जितनी भी भाषा है वो किसके अंतर्गत आई, संयोगात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आई। उसमें सबसे जो मुख्य है वो है संस्कृत। ठीक है, वो कौन सी है, संस्कृत, वो जो मुख्य भाषा है वो है संस्कृत। अब संस्कृत कैसे है संयोगात्मक, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। संस्कृत में आपने देखा होगा कि जितने भी प्रसर्ग हैं वहाँ कोई अलग से नहीं लगाए जाते हैं। हम जैसे पढ़ा होगा आपने, देखिए एक ही जैसे है रामम। अब रामम मतलब क्या होता है, राम को। ठीक है, हिंदी में हमने इसको क्या लिखा, राम को। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा, हिंदी और संस्कृत। जबकि हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हिंदी है उसमें हमारा प्रसर्ग अलग है। ठीक है, ये क्या है, को क्या है, हमारा प्रसर्ग है। ठीक है, प्रसर्ग है और कारक चिन्ह को ही प्रसर्ग कहते हैं। को क्या है, हमारा प्रसर्ग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रामम जो है, राम में मौ अगर हम अलग हटा देते हैं तो वो कोई अपने आप में शब्द नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो संस्कृत है वो क्या है हमारी संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें ये कोशिश करिए, वियोगात्मक भाषा क्या होती है। वियोगात्मक भाषा वे भाषा होती है जहाँ पर प्रसर्ग और शब्द अलग अलग रहते हैं। हमने हिंदी को देखिए, एक इसी की हिंदी है। ठीक है, हिंदी हमारी किसके अंतर्गत आती है, किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है, पारिवारिक वर्गीकरण। ये आकृतिमूलक वर्गीकरण में वियोगात्मक जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी मुख्य उदाहरण है, हमने कोशिश की, जैसे राम का। ठीक है, अब राम का में राम अलग है, का अलग है। ठीक है, वैसे इसमें देखिए संयोगात्मक एक उदाहरण देख लीजिए, संस्कृत का एक उदाहरण और देख लीजिएगा, जैसे रामस्य शब्द लिखा मैंने। अब रामस्य शब्द क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, राम का। ठीक है, राम का। अब राम का देखिए, राम का, और यहाँ क्या हो रहा है, रामस्य। अगर हम राम और श को अलग अलग कर देते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। वो अर्थ राम का बोध न करा करके वो दूसरा अर्थ परिवर्तित कराएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हम क्या मानते हैं, जो संस्कृत है वो किसके अंतर्गत आती है, संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है, और हिंदी जो है हमारी वो वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, है क्या, भाषाओं का वर्गीकरण है। भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसके दो रूप हैं, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण जो आकार के आधार पर, ठीक है, हमने देख लिया संयोगात्मक और वियोगात्मक। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक वर्गीकरण क्या होता है।
ठीक है। पारिवारिक वर्गीकरण में जब हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, जिसमें भारोपीय परिवार है, ठीक है, भारोपीय परिवार है और द्रविड़ परिवार है, आस्ट्रिक परिवार है, चीनी तिब्बती परिवार है, वो अलग चैप्टर है उसका, ठीक है। वो हमारा वो वर्गीकरण हमें जानने की ज़्यादा इतनी गहराई से जानने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी है। 4 वर्गीकरण मैंने क्या बताया था, भारोपीय, चीनी तिब्बती, ठीक है, लिख सकते हैं आप, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ठीक है। ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, आकृतिमूलक पारिवारिक वर्गीकरण, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, पारिवारिक वर्गीकरण नोट कर लीजिएगा, अगली हेडिंग है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण। अब पारिवारिक वर्गीकरण क्या होता है, पारिवारिक वर्गीकरण परिवार के आधार पर, ठीक है, एक निश्चित पूरे विश्व की भाषाओं को एक निश्चित परिवारों के आधार पर जो विभाजित किया गया था वो है पारिवारिक, वो जो है पारिवारिक भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें हमने बताया था जो मुख्य रूप से हैं वो है 4, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ठीक है, चीनी तिब्बती। अब इसमें देखेंगे हम जो 4 वर्गीकरण है उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण है, सिर्फ हम उसमें से एक अध्ययन करेंगे, वो करेंगे भारोपीय परिवार का, ठीक है, भारोपीय परिवार का हम अध्ययन करेंगे। भारोपीय परिवार, ठीक है। अब भारोपीय परिवार क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी भारोपीय परिवार में भारत हो गया और ईरानी भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय आर्य भाषा, ईरानी आर्य भाषा और ईरानी भाषा और जो हमारी जो द्रविड़ भाषा है, भारत की जो दक्षिण राज्य हैं उनमें बोली जाने वाली भाषा है वो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसमें से हम जानने की जो हमें जानना है वो है जो सबसे हमारा मुख्य विषय है आज का, वो है भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। वो है जो हमने जानना है, क्योंकि हमें द्रविड़ परिवार से इतना हमें, क्योंकि मलयालम, तेलुगु और उसके द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है, तो हमें वो जाननी नहीं है, हमें जानना है सिर्फ भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए इसी के अंतर्गत, भारतीय आर्य भाषाएँ। भारतीय आर्य भाषाएँ। भारतीय आर्य भाषाएं। अब भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत उनका विभाजन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ और उनका कैसे उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है जो भारतीय आर्य भाषाएँ हैं उनमें सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे पहला है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका वर्गीकरण और जो सन के आधार पर या फिर जो एक निश्चित काल समयावधि के आधार पर इनको कैसे विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना आप स्लो इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक बार आपका फॉर्मेट इसका समझ में आ गया है तो आप ये पूरा इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उसमें। अब देखिए हम कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ क्या हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नाम से स्पष्ट हो रहा है जो सबसे प्राचीन में हुई हो, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका जो विकास माना जाता है वो माना जाता है 2000 ईस्वी से लेकर के, कहीं 2000 दिया रहता है कहीं 1500 दिया रहता है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 2000 ईस्वी हम लगभग मान लेते हैं उसको, ठीक है। 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व की जो भाषाएं हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको एक चीज़ देखिए, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इनको
विभाजित कैसे, इनको याद करने के लिए क्या है, इसको लिख लीजिए प्रभा, प्रभा मभा, प्रभा मभा और आभा। अब इसको याद करने की ट्रिक हो गई, प्रभा मभा और आभा। प्रभा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मभा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आभा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो सबसे प्राचीन भारत में जो भाषा का प्रचलन आया वो कहाँ से आया। अब हम जानते हैं जैसे हमारी मुख्य भाषा क्या है वर्तमान समय में, हिंदी है। हिंदी कहाँ से जन्मी, संस्कृत से जन्मी। अब संस्कृत से, तो अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो सबसे पहले क्या है, संस्कृत है। ठीक है, सबसे जो प्राचीन भारतीय भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। अब संस्कृत में, संस्कृत के भी दो रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, क्या है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। देखिए अब स्पष्ट हो रहा है नाम से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें हमारे वेद और पुराण लिखे गए, ठीक है, जिसमें वेद और पुराण लिखे गए, वो भाषा कौन सी कहलाई, हमारी वैदिक संस्कृत कहलाई। ठीक है, और जो वैदिक संस्कृत थी, आप जो वहाँ पे कोशिश करेंगे, अगर समझने की कोशिश वहाँ पे करेंगे, तो जो वैदिक संस्कृत थी उसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं था। ठीक है, वो लिखा गया था, उसमें कोई अन्वय या उसका जो शब्द रूप था वो एक निश्चित नहीं था, उसका कोई अपना व्याकरण नहीं था, व्याकरण की जो विशेषताएं थी, तो इसी कारण क्या हुआ, उसका स्वरूप बदलता गया। तो वैदिक संस्कृत जो हमारा 2000 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक चला, जो 2000 ईस्वी से लगभग 1500 ईस्वी तक चला। ठीक है, 2000 ईस्वी से लगभग 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व तक चला। वो क्या चला हमारा, वो क्या चला हमारा, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आया। क्यों, क्योंकि उस समय हमारे वेद पुराण उस समय लिखे गए थे उससे पूर्व। अब भाई जब किसी भी भाषा का किसी की भी भाषा का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसका अगर वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है, अगर हमें वैज्ञानिक स्वरूप या उसका जो व्याकरणिक ढांचा है नहीं है, तो वो क्या होगा, वो परिवर्तित होता चला जाएगा। वही संस्कृत भाषा की जो वैदिक संस्कृत है उसके साथ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ, तो उसमें क्या हुआ, एक निश्चित ग्रामर बनी, एक निश्चित व्याकरण बना, तो वो क्या कहलाया, हमारा लौकिक संस्कृत कहलाया। इतना क्लियर हो गया होगा। तो जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक जो ये काल था, ये हमारा किस काल के अंतर्गत आया, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आया। इतना क्लियर हो गया होगा। जो 2000 से लेकर के 1500 ईस्वी तक आया, ईसा पूर्व तक आया, वो हमारा क्या आया, वैदिक संस्कृत। उसमें हमारे वेद पुराण आदि लिखे गए, उनका अपना कोई व्याकरणिक ढांचा नहीं था। बट जो हमारा लौकिक संस्कृत आई उसके बाद, उसमें क्या हुआ, वैदिक संस्कृत की जो कमियाँ थी, जो ग्रामर वगैरह, जो व्याकरण संबंधी जो उनमें त्रुटियाँ थी, उनको दूर करके क्या किया गया, एक निश्चित व्याकरण बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या आया, इसके अंतर्गत क्या आया, पाणिनि का वो आया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आया, पाणिनि का व्याकरण आया, पाणिनि का व्याकरण आया। ठीक है, पाणिनि का व्याकरण आया। और जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, पाणिनि ने क्या किया कि इसमें अपना व्याकरण का स्वरूप निश्चित कर दिया। व्याकरण का स्वरूप निश्चित होने के कारण जो जन सामान्य की भाषा थी वो थोड़ा, वो और एक जो साहित्यिक भाषा थी उसमें अंतर दिखाई देने लगा। अब अंतर हो गया तो वहाँ से क्या हो गया, जो अब दो वर्गों में डिवाइड हो गया। ये जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनकी भाषा जो है, अब इसके बाद जब हम अध्ययन करेंगे, ये इतना क्लियर हो गया होगा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, शायद आपका अब क्लियर हो गया होगा कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। ठीक है, और इनका विकास क्रम कहाँ तक पहुँच गए, हम 500 ईस्वी तक पहुँच गए। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय आर्य भाषाएँ थी, ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमने प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाओं को हमने समझ लिया है। ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाएँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में क्या आएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन आएगा। अब मैंने आपसे बताया कि जब पाणिनि और जो हमारे जो जितने भी व्याकरणिक ग्रंथ लिखे गए थे उसके अंतर्गत उनने क्या किया था, उनने क्या किया कि व्याकरण के नियम निश्चित कर दिए। ठीक है, उससे पूर्व वैदिक संस्कृत में कोई नियम नहीं थे, जनसामान्य की भाषा भी वही होती थी और शिक्षित वर्ग की भी भाषा वही होती थी। लेकिन उसमें क्या आया, परिवर्तित स्वरूप में परिवर्तन आया। और उसके बाद क्या हुआ,
कि व्याकरणिक नियम निश्चित कर दिए गए, तो उसमें क्या हुआ, वर्ग विभाजित हो गए थे। वर्ग विभाजित कैसे हो गए थे, जो कम पढ़ा लिखा समाज था वो निम्न वर्ग की भाषा बोलता था, और जो पढ़ा लिखा और व्याकरणिक जिनको ज्ञान था वो उच्च वर्ग की अच्छी भाषा बोलता था। ठीक है, मतलब एक सुसंस्कृत भाषा बोलता था। वो हमारा किसके अंतर्गत आ गया, वो हमारा संस्कृत भाषा के अंतर्गत आ गया। अब जो निम्न वर्ग के आदमी, जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो क्या करते थे, प्राकृत। अब जो निम्न वर्ग की जो भाषा थी, आपस में जो बोलचाल की भाषा थी, वो क्या कही जाने लगी, प्राकृत कही जाने लगी। समझने की कोशिश करिएगा, प्राकृत वो वाली प्राकृत नहीं है। ठीक है, प्राकृत क्या है, सबके लिए जो भाषा का प्रयोग होता था वो प्राकृत कहलाने वाली, जो जन सामान्य के लिए जो भाषा प्रयोग होती थी, ठीक है, वो क्या कहलाई, प्राकृत कहलाई। क्या कहलाई हो, प्राकृत कहलाई। अब प्राकृत क्या होती है ये समझने की कोशिश करिएगा। जो प्राकृत मतलब नेचुरल, ठीक है, जो एक जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी उस समय, जो सामान्य जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, वो क्या थी, हमारी प्राकृत थी। ठीक, अब देखिए जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के, कोशिश करिएगा, सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा समझने की इसको। अब जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो हमारी भाषा चली, वो कौन सी चली, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा चली। ठीक है, अब फिर 1100 ईस्वी तक भी चलती है, उसका हम आगे विभाजन करेंगे तो उस समय हमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्राकृत भाषा, अब मैंने एक शब्द बोला था प्राकृत, भाई प्राकृत क्या है इसमें देखने की कोशिश करेंगे। अब जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसका वर्गीकरण देखिए, मैंने बताया था जब व्याकरण निश्चित कर दिया गया तो उसमें क्या हुआ कि जो जन सामान्य द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको प्राकृत कहते थे। अब जन सामान्य द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको प्राकृत कहलाया, तो जितनी भी उसके बाद जो संस्कृत के बाद जो भाषाएं हुई वो प्राकृत नाम से ही जानी जाने लगी। अब कैसे, देखिए इसके अंतर्गत आया प्रथम प्राकृत, क्या आया, प्रथम प्राकृत। जो मध्यकालीन भाषाओं का वर्गीकरण कर रहा हूँ मैं, अब ये ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या आया, प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, ठीक है, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, ठीक है, तृतीय प्राकृत। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा पाली प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह नाम लिखा रहता है, लेकिन है क्या, मैंने क्या बताया, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी वहाँ पर क्या हो गया था कि ग्रामर के निश्चित नियम बना दिए गए थे। तो वो जो निश्चित जटिल नियम है वो सामान्य जनता द्वारा उनको उनके नियमों के अकॉर्डिंग जो बोलना है, उनकी जो भाषा है वो नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक जन सामान्य की जो भाषा थी उसका प्रयोग होने लगा। तो जन सामान्य की जो भाषा थी उसको क्या कहा जाने लगा, प्राकृत कहा जाने लगा। ठीक, अब जो पहली प्राकृत थी वो क्या बनी हमारी, जो पहली प्राकृत थी वो क्या बनी हमारी, पाली। ठीक है, क्या बनी हमारी, पाली। प्रथम प्राकृत को ही पाली कहा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रथम प्राकृत को क्या कहा जाता है, पाली कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब प्रथम प्राकृत को पाली कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत को क्या कहा जाने लगा, प्राकृत, प्राकृत। ठीक है, द्वितीय प्राकृत क्या हुई हमारी, प्राकृत हुई। तृतीय प्राकृत क्या कहलाई हमारी, अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, तृतीय प्राकृत क्या कहलाई हमारी, अपभ्रंश। अब देखिए कोशिश कीजिए समझने का, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास था वो कहाँ से हमारा शुरू हुआ, अपभ्रंश से शुरू हुआ। ठीक है, अपभ्रंश और आदिकालीन जो हिंदी है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप जहाँ से शुरू होता है आदिकालीन हिंदी, वो और अपभ्रंश के बीच की भाषा को जो है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक की जो भाषा है ये क्या कहलाई हमारी, अवहट्ट कहलाई। नोट कर लीजिएगा, क्या कहलाई ये हमारी, अवहट्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या कहलाई ये हमारी, अवहट्ट कहलाई। अब कोशिश कीजिएगा कि इसको समझने की, ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा तृतीय प्राकृत यानी कि अपभ्रंश, द्वितीय प्राकृत यानी कि प्राकृत, प्रथम प्राकृत हमारी पाली। अब इसका जब हम समय निश्चित करेंगे तो उसमें आपको इतिहास, आपने अगर इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो आपने इतिहास में देखा होगा कि पाली भाषा पर उपदेश किसने दिए थे।
ठीक है। अपभ्रंश भाषा पर या जो हमारी प्राकृत भाषा पर उपदेश हमारे किसने दिए थे, तो आपको अगर पढ़ा होगा तो स्पष्ट हो जा रहा होगा। समय जो उनका जो समय ड्यूरेशन है वो देखिए, यहाँ पे गुप्त वंश का शासन चल रहा था कब, 500 ईसा पूर्व से, यानी कि 300 ईसा पूर्व पर जब हम वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे लगभग उस समय किसका शासन चल रहा था, गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश में किस धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म का जो भाषा थी वो क्या थी, हमारी पाली थी, यानी कि जो इसका समय था वो क्या था हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1 ईस्वी तक, ये जो हमारा समय था ये क्या कहलाया, हमारा पाली कहलाया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला है द्वितीय प्राकृत को प्राकृत भी कहते हैं, ठीक है, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत भी कहते हैं। इसका विकास क्रम अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अभी पहले सन देख लीजिएगा। अब प्राकृत भाषा में आपने देखा होगा किस धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, पाली में किसका हुआ था, बौद्ध धर्म का, ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया, पाली में किसका प्रचार प्रसार हुआ था, बौद्ध धर्म का, ठीक है, पाली में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, बौद्ध धर्म का, ठीक। और प्राकृत में किसका हुआ था, ये जो समय है ये कहाँ से चलता है, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। समय निश्चित कर लीजिएगा, समय निश्चित है, ठीक है, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। अब 500 ईस्वी तक चला तो इस समय देखेंगे आप कौन सा धर्म अधिक प्रचलित था, बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैसे जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद हीनयान महायान में वो परिवर्तित हो गया था। तो बौद्ध धर्म विकृत होकर के उस समय क्या बना, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ मरोड़ दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, फिर नाथ संप्रदाय वगैरह विकसित हो गए थे। नाथ संप्रदाय से विकसित होने के बाद फिर कबीर आदि जो संत संप्रदाय विकसित हुए थे, तो उनका उन पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये प्राकृत भाषा जो बौद्ध ने अपनी पाली भाषा को अपनाया था, उसके बाद की जो भाषा थी प्राकृत, उसको किसने अपनाया, जैनियों ने अपनाया, ठीक है, उसको किसने अपनाया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हमारा किस भाषा में हुआ था, प्राकृत। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो प्राकृत था, ये अगर हम इसको इतिहास के साथ जोड़ते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें वो आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आती है हमारी तृतीय प्राकृत। अब देखो प्राकृत है क्या, प्राकृत मैंने क्या बताया था, प्राकृत नेचुरल, जो हमारी प्रकृति रूप से विकसित हुई थी। ये भाषा क्या है, इसमें कोई न ग्रामर होती थी, न इसका कोई अपना व्याकरण होता था, ठीक है। अब इसका क्या होता था, ये अपने आप जो निम्न वर्गीय लोग थे उसको अपनी भाषा में प्रयोग करते थे। अब फिर क्या होता था, जो उच्च वर्ग जो सुशिक्षित लोग थे वो क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, व्याकरणिक नियम बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, वो कठोर भाषा जो है कठोर रूप होती चली गई। और आप देखेंगे पाली भाषा का भी व्याकरण निश्चित हुआ। और प्राकृत में भी हेमचंद्र वगैरह आए। हेमचंद्र लोगों ने क्या इन लोगों ने क्या किया कि इसका भी एक ग्रामर बना दिया। तो फिर जो निम्न वर्ग था उसकी जो भाषा हुई वो क्या हुई, अपभ्रंश हुई। अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण हम देखेंगे तो अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण सौरसैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है। हम आगे वाली क्लास में उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। तो जो तृतीय प्राकृत है अपभ्रंश, उसका जो समय है वो क्या माना जाता है, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का, ठीक है। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो क्या है, अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का हिंदी भाषा के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। अपभ्रंश भाषा से ही जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, यानी कि आदिकालीन हिंदी है वो किससे विकसित हुई थी। आदिकालीन हिंदी का जो विकास हुआ था वो किससे हुआ था, अपभ्रंश से ही विकसित हुआ था। क्लियर हो गया होगा इतना। तो साथियों ये था हमारा अपभ्रंश तक का जो विकास क्रम है उसका वर्गीकरण। इसके बाद जो इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद जो विकास क्रम है वो हिंदी का है। हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या कोशिश की थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, ठीक है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी के बाद का जो समय था वो समझ हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। जो अगला है वो बचा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम देखना चाहेंगे इसमें कौन कौन से आएंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में। वो है
आदिकालीन हिंदी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम कहाँ से हुआ माना था हमने? विकास क्रम कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुई। ये जितनी भी भाषाएं हुई, जितनी भी बोलियां हुई, जैसे अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, इनका जो विकास हुआ वो किससे हुआ? अपभ्रंश से विकसित हुए ये, ठीक है। अपभ्रंश, अब अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश कौन कौन से अपभ्रंश के से कौन कौन सी बोली है वो हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका जो विकास हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था, ये आप निश्चित कर लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले है आदिकालीन हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आदिकालीन हिंदी, आदिकालीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी, आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, इनका समय क्या था? आदिकालीन हिंदी का जो समय था, हमने देखा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय था वो कहाँ से शुरू होता है? 1100 ईस्वी से शुरू होता है, ठीक है। 1100 ईस्वी से शुरू होता है। तो आधुनिक भारतीय आदिकालीन हिंदी का जो समय था वो कहाँ से शुरू होता है? 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी तक का, लगभग 1450 ईस्वी तक का ये समय माना जाता है। इस समय आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो जो इस बीच में जितने भी राज्य थे उन पर जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा? जो उनकी जो भाषा हुई, जो उस क्षेत्र की जो क्षेत्र विशेष से संबंधित जो राज्य थे, तो उनकी जो भाषा में जो विकास हुआ, भाषा का जो विकास हुआ वो लगभग 1350 से 1450 तक लगभग इस समयावधि में माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मध्यकालीन स्थिति अब यहाँ से परिवर्तित हो गई, ठीक है। इससे पूर्व आदिकालीन हिंदी थी, यहाँ से जो है ये चेंज हुआ। तो ये कौन सी हिंदी बनी? मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी का जो समय था वो था 1450 से लेकर के 1850 तक का, ठीक है। अब हम जानते हैं 1850 का जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि 1850 में हम जानते हैं भारतेंदु का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? भारतेंदु का जन्म हुआ था। अब भारतेंदु का जन्म हम जब देखेंगे, भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? 1850 में। यहाँ से जो है हिंदी का विकास, जो आधुनिक काल में जिसको हिंदी वास्तव में कहा जाता था, उसका विकास माना जाता है। उसको क्या कहते हैं? खड़ी बोली। उस समय क्या कहते थे? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही आधुनिक हिंदी का जो स्वरूप प्रदान किया गया, वो उसका विकास कहाँ से हुआ था? भारतेंदु के समय से हुआ था। भारतेंदु का जन्म 1850 हुआ था, लेकिन जो उनका रचना काल है 1868 ईस्वी में जब उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई थी, वहाँ से लेकर के 1885 ईस्वी में लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत छोटा उनको जीवन काल मिला था। तो उनके बाद का भी जो समय माना जाता है वो भारतेंदु युग के नाम से ही जाना गया। क्यों? क्योंकि जो उनकी भारतेंदु युग की जो परंपरा थी, उसके जो परंपरा के लेखक जो उनका समूह था, भारतेंदु युग का जो समूह था, उनके जो बालकृष्ण भट्ट हैं और जो अन्य है, उनका जो क्रम चला वो कहाँ तक चला? 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी में हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण पत्रिका हिंदी साहित्य में प्रकाशित हुई थी, वो है सरस्वती पत्रिका, 1900 में प्रकाशित हुई थी। तो उसके बाद का जो क्रम माना जाता है द्विवेदी युग का, ये क्या कहते हैं, द्विवेदी युग का माना जाता है। तो वो हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट है, वो हम आने वाली क्लासेज में उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है इसका, अब इसके बाद जो है किसका विकास हुआ था? आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। आधुनिक हिंदी का विकास कब से हुआ? भारतेंदु के समय से हुआ था, 1850 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक का, ठीक है। तो ये था हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो विकसित हुई थी वो कौन सी हुई थी? आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट सारा हिंदी भाषा से संबंधित क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसको कैसे, विकास क्रम कैसे हुआ इसका, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? संस्कृत बोली थी। जो सबसे प्राचीन भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। संस्कृत थी सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो विकास है वो किससे हुआ? संस्कृत से हुआ, ठीक है। अब संस्कृत के दो रूप मिलते हैं, कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हमने जान लिया जिसमें वेद पुराण आदि लिखे गए, लेकिन लौकिक संस्कृत हमने जान लिया जिसमें लौकिक यानी कि जो व्याकरणिक ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। उसके बाद जो विकास हुआ था संस्कृत के बाद यानी कि प्राकृत का विकास हुआ था। अब प्राकृत का विकास हुआ था, लेकिन प्राकृत कहते किसे हैं? जो प्रकृति रूप से उपजी हुई हो। तो प्राकृत का अन्य जो प्राकृत का स्वरूप हमने देखा था उसके 3 रूप हैं। प्रथम प्राकृत को क्या कहते हैं? पाली, ठीक है, पाली। और द्वितीय प्राकृत को क्या कहते हैं? प्राकृत। तृतीय प्राकृत को क्या कहते हैं? पाली, प्राकृत। और तृतीय प्राकृत को क्या कहते हैं? अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। तृतीय प्राकृत को क्या कहते हैं? अपभ्रंश। अब इससे जो तृतीय प्राकृत थी उससे क्या हुआ? उससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था, जिसमें हिंदी को हम प्रमुखता देते हैं, हिंदी को प्रमुख मान लेते हैं। इनका जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो संक्रमण काल था, जब 2 चीज़ें टकराती हैं तो उसको क्या कहते हैं? संक्रमित काल। तो जो संक्रमण काल था इन दोनों का वो क्या कहलाया हमारा? वो क्या कहलाया? अवहट्ट कहलाया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो काल था वो क्या कहलाया? अवहट्ट कहलाया, ठीक है, अवहट्ट, ठीक है। इतना क्या कहलाया हमारा? अवहट्ट कहलाया है, जो इन दोनों के बीच का समय था। इसका समय हमने देख लिया 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो समय था वो अवहट्ट कहलाया, ठीक। तो ये था हमारा एक हिंदी का क्रम, हिंदी का विकास क्रम। और इससे जो आगे का जो विकास क्रम था हिंदी का, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर जो हिंदी जो विकसित हुई थी वो कहाँ से विकसित हुई? वो विकसित हुई थी हमारी अपभ्रंश से। अपभ्रंश हम जानते हैं 4 या 5 अपभ्रंश होते हैं। अपभ्रंश में जैसे सौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी है, अर्धमागधी है। इनसे जो विकसित हुए थे, इनसे जो विकास क्रम हुआ था, कौन कौन सी जो बोलियां हैं, मागधी है, बिहारी है, या फिर मगही है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है, इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ था ये हम आने वाली क्लासेज में अध्ययन करेंगे। तो साथियों ये था हमारा जो भाषा का विकास क्रम, ठीक है। तो आप हमसे ये अधिक इससे जो गहराई से हिंदी को समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का संपूर्ण अध्ययन मेरे चैनल में सिर्फ आपको हिंदी, अन्य जो विषय हैं वो नहीं मिलेंगे। हिंदी से संबंधित जो व्याकरण या हिंदी साहित्य से संबंधित जो अध्ययन हम आने वाली क्लासेस में इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। और व्याकरण की संपूर्ण जानकारी के लिए, हिंदी या व्याकरण की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो प्राप्त हो जाए। तो साथियों ये था हमारा छोटा सा प्रयास, और आने वाले समय में हम इसी प्रयास को एक जारी रखने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करें ताकि उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको फ्री में आपको जो टॉपिक्स हैं या जो कठिनाइयाँ हैं, जो गहराई से समझने का प्रयास हिंदी में करना चाहता है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर प्रेषित करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ कैसे विकसित हुई उसके लिए हम जानते हैं। कुछ समय में आपको ये वीडियो प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।